गुड इवनिंग सर, सबको एक बार फिर से। ठीक है। अच्छा, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ सर, ये इनकम टैक्स नहीं है सर, इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी का क्लास। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल कराऊं कि जीएसटी दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट का इनकम करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है ना सर। जीएसटी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, येस और नो सर, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बिकॉज हमारे देश में लोग इतना ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पसंद नहीं करता। तो दैट्स वाई, मतलब इनकम टैक्स पेमेंट करना इतना पसंद नहीं करता, सब छुपाते रहते हैं अपना इनकम। जो जितना इनकम करे फर्क नहीं पड़ता, वो और छुपाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में बिकॉज ऑब्वियसली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशंस, पुअर पॉपुलेशंस ज़्यादा है। जो सच्चाई है वो तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन सर फिर भी बहुत लोग हैं जो टैक्स पे कर सकता है, एटलीस्ट 20 to 30% पॉपुलेशन है सर जो आराम से इनकम टैक्स पे कर सकता है, लेकिन नहीं करता। जहाँ पर हार्डली कितना परसेंटेज करता है सर, 4 to 5%। हार्डली 4 to 5%, मतलब आउट ऑफ 135 करोड़ पॉपुलेशन, हार्डली 4 to 5% पॉपुलेशन जो है सर जो इनकम टैक्स पे करता है। तो फिर गवर्नमेंट पहले इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता था, लेकिन जब गवर्नमेंट देखा कि पब्लिक इनडायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा कंसंट्रेट पब्लिक नहीं करना चाहता, तो फिर गवर्नमेंट घुमा के नाक दिखाना चालू किया। भाई भाई, सीधे उंगली से जब घी नहीं उठता तो क्या करना पड़ता है, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए 1980s 1990s के आसपास के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करना चालू किया गवर्नमेंट को, मतलब बेसिकली मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात कर रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे इनडायरेक्ट टैक्स का बोलबाला चालू हुआ, और फिर प्रोडक्ट हम लोग जो भी परचेस करते हैं, बाई करते हैं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाते हैं, है ना सर। जो भी प्रोडक्ट हम लोग बाई करते हैं, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाना चालू कर दिया। तो पहले ये भैट के नाम से जाना जाता था, 2000 के आसपास में भैट चालू हुआ सर। ठीक है, 2000 के आसपास में 2005 में भैट चालू हुआ, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर भैट देना पड़ेगा। और फिर तो ये भैट में काफ़ी प्रॉब्लम था, ये आप लोग जानते हो। भैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज है, अभी भी एक्साइज है, बट एक्साइज को भी जीएसटी के अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है सर, इस एक्साइज को भी जीएसटी के अंदर इंक्लूड किया गया। तो धीरे धीरे एक्साइज है, लेकिन एक्साइज को जीएसटी के अंदर इंक्लूड किया गया। बट ये आपका जो भैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, देयर आर वेराइटीज ऑफ काइंड ऑफ टैक्स था, वो सब टैक्स एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट हो गया। यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स 2017 के 1 जुलाई पे। ठीक है सर, ये तो सर हर क्लास में आप लोग मेरे से सुनते हो, और ये चार्ट भी, पाई चार्ट मैं आप लोगों को हर क्लास में बताता रहता हूँ। सर क्या ज़रूरत पड़ता है मुझे बताने का? सर यही ज़रूरत है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ते हैं जीएसटी, इसके पीछे का राज क्या है, इसलिए। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हो कि जीएसटी से गवर्नमेंट कितना इनकम कर रहा है सर। अगर 33.5 ट्रिलियन का किसी साल में गवर्नमेंट का ग्रॉस रिसिप्ट है, तो उसमें से 6.1 ट्रिलियन आता है जीएसटी से। तो बहुत वाइटल है। नाउ पॉइंट इज दैट कि हम लोग इससे पहले वाला जो चैप्टर, मतलब इसी चैप्टर में टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेकिन इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटे हैं सर। एक है टाइम, मतलब किस टाइम पे जीएसटी चार्ज करना चाहिए, वो टाइम फाइंड आउट करना, मतलब इनवॉइस डेट पे, पेमेंट डिलीवरी डेट पे, कौन सा डेट पे करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशंस किया। आज मेरा डिस्कशन पॉइंट है सर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, मतलब प्रोडक्ट का किस वैल्यूएशन पे जीएसटी चार्ज होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग जीएसटी एक्ट हम लोगों को क्या बता के रखा है। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर, कि हम लोग जीएसटी गवर्नमेंट को तो पे करेंगे, लेकिन क्या वैल्यूएशन पे करेंगे, क्या उसके रिगार्डिंग जीएसटी एक्ट कुछ बताते हैं। वही एक्चुअल मेन डिस्कशन पॉइंट है आज का। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई का वैल्यूएशन पता करेंगे तो जीएसटी गवर्नमेंट को कितना मिलेगा उसका भी अता पता लगेगा सर। ठीक है सर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रहा है ना सर? ओके सर। तो चलो सर, ये वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी को थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं, एक एक करके, हड़बड़ नहीं करेंगे, एकदम आराम से। ठीक है, आराम से इसका कॉन्सेप्ट को पहले बिल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केस स्टडीज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। ओके, सबको स्क्रीन शो है ना सर? सबको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, स्क्रीन शो है ना? है सर। हाँ सर। ओके सर, ठीक है।
तो अगर आप ध्यान से थोड़ा देखें सर कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी ये कितना वाइटल है, ये तो आप जानते हो। इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसी के बारे में चर्चा मैं करूँगा। लास्ट क्लास में टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुआ था, लास्ट 2 क्लास में। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी विल बी वन टैक्स टू सबसम ऑल टैक्सेस। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला ना सर कि पहले क्या क्या हुआ करता था, वैट हुआ करता था, एक्साइज हुआ करता था, मेन, ठीक है, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ठीक है, ये सब टैक्सेस एक साथ हुआ करता था, ठीक है, मतलब अलग अलग एक साथ नहीं हुआ करता था, अलग अलग हुआ करता था। तो वैट का अलग रेट देना पड़ता था, एक्साइज का अलग रेट देना पड़ता था, सर्विस टैक्स का अलग रेट देना पड़ता था, इसके साथ साथ एंट्री, ऑक्ट्रॉय, ठीक है, ये सब छोटा मोटा तो रहता ही था। एंट्री टैक्स मतलब स्टेट के एंट्री होने के टाइम पे टैक्स लगता था। तो ये सब टैक्सेस सर धीरे धीरे एबोलिश हो गया है 2017 1 जुलाई में। बहुत दिनों से कोशिश चल रहा था सर। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने जीएसटी फर्स्ट अप्लाई किया था कि वन नेशन वन टैक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब देश एक है तो फिर हर बात में टैक्स मांगोगे ना, मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम बहुत दिनों से सॉल्व करने का कोशिश किया जा रहा था। ये बात एकदम कांग्रेस के टाइम से, फिर बीजेपी ने बात को उठाया था, फिर कांग्रेस उठाया, फिर बीजेपी उठाया, अब कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, इस तरह से कांग्रेस मतलब यूपीए गवर्नमेंट, फिर कभी एनडीए गवर्नमेंट चल रहा था। फिर अल्टीमेटली 2017 में जब स्पेशली मेजोरिटी गवर्नमेंट आया 2014 में, मतलब सर एक पार्टी का सरकार होना चाहिए ना किसी भी चीज़ को पास करने के लिए, बहुत ज़रूरी है। ये मिली जुली सरकार में ना, मिली जुली सरकार समझते हो, ये जिसको हम लोग बोलते हैं सर यूनाइटेड फ्रंट टाइप का, ठीक है, या फिर क्या बताऊं सर, मतलब जैसे जोट बनते हैं ना, अलायंस गवर्नमेंट, मतलब इस पार्टी से कुछ, उस पार्टी से कुछ, उस पार्टी से कुछ, इस तरह से गवर्नमेंट बनेगा ना तो कभी कुछ भी पास नहीं होगा, और होता भी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये सिंगल मेजोरिटी गवर्नमेंट 2014 में फॉर्म हुआ बहुत दिनों बाद इंडिया में। तो उसके बाद जीएसटी होना इजी हो गया, जो कांग्रेस ने सोचा था, बट कांग्रेस अप्लाई नहीं कर पाया था बिकॉज वही बार बार में जो अलायंस पार्टी है बात नहीं मान रहा था। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीएसटी से किसको था? सबसे ज़्यादा जीएसटी से प्रॉब्लम था स्टेट को। जानते हैं आप लोग, जीएसटी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेट को था। हाँ तो था, জানি সেটা स्टेट गवर्नमेंट हाँ सबसे सर। বেশি प्रॉब्लम ছিল जीएसटी कि अगर जीएसटी आएगा तो स्टेट का रेवेन्यू लॉस होगा, पब्लिक का सुविधा होगा, बट स्टेट ये बात मानने के लिए राजी नहीं था। स्टेट ये बात मानने के लिए राजी नहीं था, और इसी को लेके पार्लियामेंट पे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पे पार्लियामेंट, समय पे समय बीतता गया, ठीक है। बट स्टेट अभी भी तो पेट्रोल को दाम को लेके गवर्नमेंट बार बार चिल्ला रहा है कि देखो भाई इंटरनेशनल मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जीएसटी, पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ला सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है, चाहे कोई भी सेंट्रल में रहे, करंट गवर्नमेंट है तो उसी का नाम करेंगे। अब ऐसा नहीं कि फिर बीजेपी का बोलबाला, ऐसा नहीं कोई बात है सर। कॉन्सेप्ट क्या है कि पेट्रोल को गवर्नमेंट बोल रहे, जीएसटी काउंसिल प्रोमोट करना चाहते कि भाई पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ला दो, बट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है बट स्टेट नहीं चाहेगा बिकॉज उसमें स्टेट का रेवेन्यू लॉस है। अब ये मुश्किल है सर, ठीक है, अब स्टेट का रेवेन्यू लॉस है। अब मैं आपको आज थोड़ा सा कुछ इस तरह का पॉइंट बताऊंगा तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि अपना कंट्री का जो फांड लेन देन का बात है ना सर, ये जो टैक्स से ही तो एक्चुअली गवर्नमेंट का इनकम होता है। ये तो मैं आप लोगों को हमेशा दिखाता रहता हूँ कि सरकार कहाँ से कमाते हैं सर, यही तो सरकार का इनकम करने का जगह है। सरकार जैसे एक चीज़ मुझे एक जन पूछ रहा था कि ये सर अपने वेस्ट बंगाल में टीएमसी गवर्नमेंट सबको सर कन्याश्री, आप लोग जानते हो ना सर, कन्याश्री, फिर और क्या बोलते हैं सर, जुबोश्री, और क्या क्या सब नाम है जिसपे किसी को 25,000, किसी को 5,000, किसी को 50,000 मिलता है कि नहीं मिलता? रूपोश्री, शादी करने के टाइम पे रूपोश्री मिलता है। इस तरह का अलग अलग फंड है, ठीक है, लेकिन नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ। आप मेरा बात को सुनना सर, ठीक है, हम लोग जेन्युइन बातें करते हैं, फालतू बातें नहीं करते सर। ये जो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट जो इतना सारा लोगों को चीज़ें दे रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मिल रहा है तो क्यों नहीं देंगे। हाँ ज़रूर, जो मिल रहा है आप ज़रूर लो, बट ऐसा कभी कभी लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट कमाते हैं इसको, ये तो एक्चुअली पब्लिक का टैक्स का पैसा है। अब इस पैसे को क्या लोगों को दान छत्र खोलने के लिए है कि फिर कुछ जेन्युइन कॉज के लिए इसको यूज करना चाहिए? मतलब फ्री में बांटने के लिए पैसा नहीं दिया गया था, वैल्यू क्रिएट करने के लिए सरकार को टैक्स दिया जाता है। अब सरकार इसको पर्सनल प्रॉपर्टी मान रहा है और अपने मर्जी से कुछ भी फंड क्रिएट करके लोगों को बांट रहा है। अब पता नहीं सर, इस तरह से फंड का मिसयूज नहीं करना चाहिए।
प्रॉपर यूज करना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, ठीक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। ये फ्री क्यों, वाई फ्री? हर चीज में फ्री फ्री फ्री। बैकवर्ड क्लासेस को फ्री में देना जरूरी होता है, हर किसी को नहीं। आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड ये टैक्स सिस्टम और इसका इम्प्लीकेशंस, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इट्स टोटली इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है सर कि चाहे जीएसटी हो या जो भी टैक्स का सोर्स हो, ये स्टेट गवर्नमेंट पहले बहुत मुश्किल में था, फिर बाद में स्टेट के साथ सेंट्रल का एक क्या बोले सर उसको, एक डील हुआ। उसके लिए कुछ 5 साल के लिए स्टेट और सेंट्रल के बीच में एक डीलिंग्स ऐसा हुआ कि स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेंसेशन सेस देगा, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। आई विल डिस्कस। चलो सर धीरे धीरे ये बात करते हैं। आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो ना सर? हेलो, हाँ सर, कनेक्ट हो रहा है ना? हाँ सर। Goods and service tax or GST will be one tax to subsum all taxes. It will bring in one nation, one tax. Being a completely new form of indirect taxation, there are many questions in the minds of the organizations. One of the most important question is what is valuation of supply under GST? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ठीक है जीएसटी तो मिलेगा गवर्नमेंट को, स्टेट सेंट्रल को मिलेगा, स्टेट को मिलेगा, यहीं से तो सरकार इनकम करता है, बट व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई? व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज कैलकुलेटेड? किसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेशन होगा? अर्लियर रिजिम, इन द अर्लियर रिजिम टैक्सेस आर कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पहले क्या होता था सर, गुड्स और सर्विस के वैल्यू पे चार्ज होता था। अर्लियर रिजिम मतलब वैट सर्विस टैक्स का जब टाइम था, मतलब 2017 का 1 जुलाई से पहले, मतलब 2 स्टेज है हमारे यहाँ पर, एक प्री 2017 1 जुलाई, ओके, और एक है पोस्ट 2017 1 जुलाई। ये दो बेसिकली एरिया है। इन अर्लियर रिजिम टैक्सेस आर कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस। अब नाउ ये जो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस पहले होता था, अभी सप्लाई पे होता है। अब ये सप्लाई पे जो होता है, इसके पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं सर। जैसे आप लोगों को मैं अभी 2 मिनट पहले ही बता रहा था कि सर टैक्स जो था पहले वो इस तरह का था। एक्साइज किस पे होता था? ट्रांजैक्शंस वैल्यू ऑफ गुड्स और एमआरपी पे होता था। वैट किस पे होता था? सेल वैल्यू पे होता था। सर्विस टैक्स किस पे होता था? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस रेंडर्ड पे होता था। आप लोगों में से भी बहुत लोग जरूर एक्सपीरियंस किए होंगे सर, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था, ठीक है। बट ये जीएसटी में ये इतना सारा टैक्स का कॉन्सेप्ट हट गया है, ठीक है। तो ये बार बार कोशिश तो चल रहा था बट हो नहीं रहा था, पर धीरे धीरे अल्टीमेटली हुआ। जरूरी था, इतना सारा डिपार्टमेंट लेके टैक्स सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, मुश्किल हो रहा था। नाउ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी में अगर मैं थोड़ा डिटेल्स में जाऊं धीरे धीरे, करेंटली जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, मतलब या तो पे कर दिया या तो पे करेगा, ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज। सर रिलेटेड पार्टीज मतलब वही आप लोग टैक्स में करते हो ना सर? हाँ सर, टैक्स में क्या करते हैं? रिलेटेड पार्टी को सस्ता का चीज महंगा दिखा के कर देते हैं। इनकम टैक्स में क्या कर देते हैं? बिजनेस एंड प्रोफेशंस में जो लोअर रेट का है उसको हायर रेट में शो कर देते हैं। क्यों सर, बोलो ना। इनकम टैक्स में ऐसे करते कि नहीं करते? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में जो सस्ता का चीज है उसको महंगा बेच के दिखाते कि नहीं दिखाते? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? प्रॉफिट का कम हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली ना सर, प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये इनकम टैक्स में होता था। अच्छा क्या लगता है आप लोगों को जीएसटी में क्या करेगा? जीएसटी में क्या करेगा? ज्यादा दाम पे दिखाएगा कि कम दाम पे दिखाएगा? हाँ, जीएसटी में क्या करेगा? इनकम टैक्स में तो आप लोग समझ गए, इनकम टैक्स में सस्ता का चीज महंगा दिखाएगा। पीएल में क्या करेंगे सर? अगर सेल वैल्यू सपोज मानो कि बाई सेल्स, ये बीपी इनकम टैक्स बता रहा हूँ, 1 लाख का सेल्स है, एक इन जनरल सेंस बता रहा हूँ, बहुत सारा पहलू हो सकता है, मैं बस एक पहलू आप लोगों के सामने ला रहा हूँ करेंटली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। अब टू एक्सपेंस मतलब सेल बोल के अगर आप ज्यादा दाम पे दिखाओगे, मतलब जो सेल वैल्यू में चला जाएगा, अगर आप ज्यादा दाम पे दिखाओगे तो फिर आपका बेसिकली क्या हो जाएगा ना, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे वो ज्यादा महंगा दाम पे दिखाओगे तो खर्चा कम दिखेगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज होगा। बट माय पॉइंट इज दैट
कि सर जब हम लोग जीएसटी में देखते हैं उसमें भी यहाँ पर भी अपना सिस्टम है, यहाँ पर भी रिलेटेड पार्टी अनरिलेटेड पार्टी कॉन्सेप्ट है। तो रिलेटेड पार्टी में सस्ता में दिखाने का चांसेस हो सकता है या फिर महंगा भी दिखा सकता है कि ज़्यादा जीएसटी पे कर रहा है तो सरकार ज़्यादा खुश हो जाएगा, ठीक है, लोन वगैरह मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा, ऐसा भी है। तो रिलेटेड पार्टी अनरिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट आता है, बट हमारे यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है सर, अनरिलेटेड पार्टी। ओके, तो फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज दैट इज प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस सोल कंसिडरेशन है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी शैल इंक्लूड एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस लिवाइड अंडर एनी एक्ट एक्सेप्ट जीएसटी। ठीक है सर, एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस लिवाइड अंडर एनी एक्ट एक्सेप्ट जीएसटी। अब जीएसटी कंपेंसेशन सेस विल बी एक्सक्लूडेड इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। जीएसटी कंपेंसेशन सेस, व्हाट इज जीएसटी कंपेंसेशन सेस, मैं आपको एक्चुअली शुरू में वही बता रहा था। ये स्टेट गवर्नमेंट राजी नहीं था, स्टार्टिंग में वही मैं बोल रहा था ना, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल सर, कोई भी स्टेट राजी इसलिए नहीं था, सेंट्रल के साथ कोई भी मैच करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, बिकॉज उनका एक ही प्रॉब्लम था, क्योंकि स्टेट को ज्यादा टैक्स मिलता था, ठीक है, तो लेकिन मुश्किल यही था कि प्रोडक्ट का जो रेट है उसका दाम बढ़ रहा था, प्रोडक्ट का जो रेट है उसका दाम बढ़ रहा था। सेंट्रल चाह रहा था कि प्रोडक्ट का रेट को कम करे, बट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं था। अब स्टेट का रेवेन्यू लॉस स्टेट को पसंद नहीं है। अब सेंट्रल फिर बाद में बोला ठीक है, कुछ सालों तक जो रेवेन्यू लॉस आपको दिख रहा है, ये रेवेन्यू लॉस को कंपेंसेट किया जाएगा। और ये रेवेन्यू लॉस को कंपेंसेट करने के लिए सेंट्रल ने स्टेट को क्या किया सर, जीएसटी कंपेंसेशन सेस दिया। आप लोग बात समझे कि नहीं समझे? हेलो, बात समझ में आया? है ना? तो वही बोला सर, एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस लिवाइड अंडर एनी एक्ट एक्सेप्ट जीएसटी। ओके, तो ये जो भी अमाउंट है जीएसटी को छोड़ के, जीएसटी कंपेंसेशन सेस विल बी एक्सक्लूडेड इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। नाउ any amount that the supplier is liable to pay which has been incurred by the recipient and is not included in the price, the value will include all incidental expenses। incidental मतलब particular product को सेल करते वक्त कुछ भी खर्चा हो सकता है, लाइक पैकिंग में, कमीशंस में खर्चा होता है ना, इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। सब्सिडीज लिंक टू सप्लाई, सब्सिडीज सरकार देते हैं सर, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, एक्सेप्ट गवर्नमेंट सब्सिडीज विल बी इंक्लूडेड। सब्सिडीज लिंक टू सप्लाई एक्सेप्ट गवर्नमेंट सब्सिडीज विल बी इंक्लूडेड। गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगा, दूसरा कोई सब्सिडी है तो इंक्लूड हो सकता है। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन विल बी इंक्लूडेड। अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, लेट फी पे कर रहे हो, पेनल्टी पे कर रहे हो, डिलेड पेमेंट के लिए कुछ भी कंसिडरेशन दे रहे हो, वो भी सप्लाई के वैल्यू के अंदर इंक्लूड हो सकता है सर। ठीक है सर, कुछ एग्जाम्पल करने से और क्लैरिटी आएगा, तो चलो सर एक एग्जाम्पल देखते हैं। रोशनी समझ में आ रहा है? रोशनी तो था बोल। है दादा। ओके, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ एबीसी। ठीक है, एबीसी कौन है सर? मैन्युफैक्चरर है। क्या मैन्युफैक्चर करता है सर? टूल्स, ड्रिल्स। ठीक है, टूल्स एंड ड्रिल्स। ये ड्रिल का इमेज आपको दिख रहा है ना सर, ड्रिल बेचता है, मैन्युफैक्चर करता है, सॉरी, पॉलिशर्स, स्पेड्स, बेसिकली आप समझ रहे हो कि इस किस तरह का चीजें हैं। इट सेल्स ए पावर ड्रिल टू XYZ होलसेलर, इट सेल्स ए पावर ड्रिल टू XYZ होलसेलर। अब एबीसी ने XYZ होलसेलर को पावर ड्रिल बेच रहा है, बस कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं अभी। द एमआरपी कितना है सर? 5,500, बट एबीसी सेल्स इट फॉर ₹3,000। एमआरपी तो लिखा हुआ है 5,500 का, बट एबीसी सेल कर रहा है उसको 3,000 पे। तो इसको इनवॉइस कैसे दिखेगा? अगर वैट के टाइम पे बात करें तो पावर ड्रिल का दाम है 3,000, इसमें एक्साइज ड्यूटी लगता था उस टाइम पे, 17 से पहले का बात कर रहा हूँ, जुलाई से पहले का, 2017 के पहले 12.5% का एक्साइज ड्यूटी, तो 375 का। सब टोटल कितना हो जाएगा? 3,375 का। वैट कितना लग जाएगा सर? 14.5% का, तो कितने का अमाउंट हो जाएगा? 490 का। टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा सर? 3,865 का। ये जब वैट और एक्साइज हुआ करता था, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरर है ना सर, तो मैन्युफैक्चरर है तो उसको एक्साइज देना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए लगता है। जो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, एंड दैट पर्टिकुलर टैक्स इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी, जो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्चुअली मैन्युफैक्चरर को देना पड़ता है गवर्नमेंट को। दिस इज द रूल्स।
ठीक है। अब कोई बोलेगा सर क्यों सरकार टैक्स लेगा, सर सरकार टैक्स नहीं लेगा तो फिर सरकार कहाँ से अपना गवर्नमेंट को रन करेगा, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ सर, अब जिस स्टेट में बिजनेस अच्छा रहेगा उस स्टेट में अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन होगा, ठीक है सर। ये फुल्ली डिपेंड, बिजनेस रहेगा तभी जाके सेंट्रल का, स्टेट का, सभी का, ठीक है। आज मैं एक पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का एक डेटा देख रहा था कि कौन सा कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा होता है। आप समझ रहे हो ना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब वर्ल्ड में, ठीक है। तो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट में नंबर 1 है सर चाइना, ठीक है। इवन यूएस भी काफी पीछे चला गया, मैं डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सेकंड में आता है यूएसए, ठीक है। थर्ड में है जापान, फोर्थ में है दूसरा एक कोई है यूके है, फोर्थ में यूके, फिफ्थ में है इंडिया। बट अगर आप चाइना के साथ इंडिया का डिफरेंस देखोगे, वो फर्स्ट में होके या फिर उसका जो पॉपुलेशन है उसके साथ वो काफ़ी अच्छा है, बैलेंस है। बट इंडिया फिफ्थ पोजीशन पे है वर्ल्ड का, बट पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी अच्छा है, कम से कम फिफ्थ पोजीशन पे है, बट इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। तो जिस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग हब ज़्यादा रहेगा, जिस कंट्री में रहेगा, वो कंट्री ऑब्वियसली ज़्यादा फाइनेंशियली डेवलप रहेगा सर। बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ सर। कुछ भी हो सर, आपको जो आता है वही बिजनेस जरूरी है, बट बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो जो स्टेट बिजनेस में अच्छा है, किसी भी तरह का बिजनेस, वो स्टेट डेवलप है सर, ठीक है। और वर्ल्ड का वो कंट्री जो बिजनेस में अच्छा है, वो कंट्री वर्ल्ड में लीड कर रहा है और उसके पास पावर है, ठीक है सर। सर हम लोग एक बात करते हैं ना सर, पैसा बोलता है। हाँ सर, पैसा बोलता है, और पैसा तभी बोलेगा जब पैसा कमाया जाएगा, और पैसा कमाने के लिए बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर कुछ भी बोल दें हम लोग कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी इज इंपॉर्टेंट। एक कंट्री बता दो, एक सरकार एक काम करेगा, अगर वो मनी अर्न नहीं कर पाएगा तो फिर वो कहाँ से काम करेगा। ये हम लोग जो टैक्स प्रोवाइड करते हैं ना हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, ये तो लोगों को ऐसे ही मतलब फ्री वाइज में ही चल जाता है, डोनेट कर दे सब ऐसे ही, ठीक है। फिर डेवलपमेंट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जितना पैसा आता है वो पैसा ऐसे ही चला जाता है। अब क्या बताओ सर आपको, रियल कॉन्सेप्ट समझो। ओके, तो 3000 से लेके 3865 का प्रोडक्ट का वैल्यूएशन हुआ। ये ओल्ड रिजीम का बात कर रहा हूँ सर। सर न्यू रिजीम पे आ जाए। ओके सर, न्यू रिजीम पे आ जाते हैं। वैल्यू अंडर सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी पे आ गए सर। चलो बहुत बढ़िया। ओके, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस सप्लाइड इन द ट्रांजैक्शंस वैल्यू, दैट इज प्राइस पेड और पेबल, which is rupees 3000 in the example assuming CGST 9%, SGST 9%। ये तो होता है ना सर, अगर 18% का रेट है तो CGST और SGST यही दोनों रेट लगता है। एक रेट सेंट्रल के पास जाएगा, दूसरा स्टेट के पास आएगा, ठीक है। आप एक चीज देख सकते हो, पावर ड्रिल का दाम तो 3000 था, सीजीएसटी में सेंट्रल के पास जा रहा है 270, स्टेट के पास आ रहा है 270, टोटल कितना हो रहा है सर 3540। तो अगर प्रोडक्ट का दाम देखो तो दाम तो ऑब्वियसली कम हुआ ना सर, ये रेट से ये रेट कम हुआ ना, 3865 और 3540 रेट कम हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर। वाह। तो अल्टीमेटली ये तो एक ऑब्वियसली गुड थिंग, जीएसटी में जो एक्चुअली गुड्स का रेट कम हुआ है। हाँ, कुछ गुड्स का रेट बढ़ा है वो अलग बात, बट अगर ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आप वैट के टाइम का रेट चार्ट निकालो और अभी का रेट चार्ट निकालो, अब प्रोडक्शन प्राइस इंक्रीज किया है तो वो अलग बात है सर। प्रोडक्शन प्राइस का डिपेंड करता है रॉ मटेरियल से, उसका अलग से आपको रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ सर, तो 2017 में अगर कोई प्रोडक्शन का कोई रॉ मटेरियल सस्ता था और अभी उसका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, तो उसके साथ जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। ये बात तो मैं आपको बता के रखूँ। अच्छा, दूसरा बात, एक चीज और एक चीज पे आप लोग ध्यान दे सकते हो, दैट इज स्टेट का पहले कितना मिल रहा था सर। स्टेट को पहले 490 मिल रहा था, ठीक है। सेंट्रल को भी 375 मिल रहा था, ठीक है, लेकिन स्टेट को ज्यादा, काफी ज्यादा मिलता था, तो स्टेट को वो सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब वो सैक्रिफाइस स्टेट को मंजूर नहीं था, इसलिए सेंट्रल को अलग से कंपेंसेशन सेस देना पड़ता है। उसके लिए एक्स्ट्रा दाम भी लगा सकता है, या फिर सेंट्रल उसको कहीं ना कहीं सब्सिडी करता है, मतलब सेस के हिसाब से दिखा के दे सकता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, बाद में बात करेंगे कि ये कॉम्पेंसेशन सेस को कैसे प्रोवाइड करते हैं। वो बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर ही चार्ज किया जाता है, ठीक है, उपाय नहीं है और कोई। तो सेंट्रल तो कोई तो अपने पॉकेट से नहीं दे सकता ना, ना मोदी दे सकता है, ना योगी दे सकता है, ना दीदी दे सकता है, और ना ही आपका मतलब किसी भी स्टेट का, ना तो उद्धव ठाकरे दे सकता है, ठीक है सर। कोई भी स्टेट का मिनिस्टर या हो या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं दे सकता, बिकॉज ये लोग अर्न नहीं करता। ये लोग तो बस हमारा पैसा को मैनेज करता है और उसके ऊपर डिपेंड करके अपना स्टेट को चलाते हैं। दिखाते ऐसे हैं कि जैसे यही लोग सब कुछ करता है, वो अलग बात।
ठीक है सर। वो तो बस मैनेज करता है, दे आर आवर मैनेजर, एक्चुअली दे आर आवर मैनेजर, वी आर द बॉस। ये तो सबको पता चल ही जाता है। ओके सर। डिस्काउंट्स, डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली। मैं डिस्काउंट के ऊपर अलग से केस स्टडीज कराऊंगा, बट फिर भी आपको अभी एक बार बता दे रहा हूँ सर। डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली अंडर जीएसटी। डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अलाउड एज बिफोर और एट द टाइम ऑफ सर स्क्रीन रुक गया।
आप लोग डिस्कनेक्टेड थे क्या? না দাদা, তোমার কথা শোনা যাচ্ছিল না, blackout হয়ে- हाँ তোমার কথা শোনা যাচ্ছিল না, পুরো ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছিল কতক্ষণ? অনেকক্ষণ। এ বাবা, তোমাকে আমি টেক্সটও করেছিলাম। আমি তো কতক্ষণ ধরে কত কি বুকে যাচ্ছি, সে স্ক্রিন ऑफ হয়ে গেছে। किसी कारण से ना ये, वही मैं सोच रहा तब से सबको पूछ रहे हैं, किसी का कोई आवाज नहीं है। कहाँ लास्ट बात डिस्कशंस कहाँ पर लास्ट हुआ था आप लोगों के साथ? हाँ, लास्ट डिस्कशंस कहाँ तक हुआ था? স্যার এই কম্পেনসেশন সেজের পরে চলছিল। कंपेंसेशन सेस, उसके बाद और कोई किसी भी चीज में बात नहीं हुआ? बाप रे, No, sir. मतलब इतना देर से मैं अकेला बके जा रहा हूँ वो भी विदाउट एनी वैलिड रीजन, ऐसे ही बके जा रहा हूँ। एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया था सर? एग्जाम्पल पढ़े थे आप लोग? হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। एग्जाम्पल पढ़ा था, ये जो दोनों में रेट का डिफरेंस है ये पढ़ा था, ये हाँ, समझ में आया? हाँ, कि है ओल्ड ना? रीजन में रेट ज्यादा होता था, उसके बाद ये कम होता है, ये पढ़े थे। ये डिस्काउंट से बाकी था क्या? हाँ, या डिस्काउंट भी सुने थे? डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली अंडर जीएसटी, डिस्काउंट्स गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अलाउड एज डिडक्शंस। না স্যার ওটা हयনি। ओके, ठीक है, तो फिर डिस्काउंट से ही बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है सर, कोई भी प्रोडक्ट का जो স্ক্রিনটা শেয়ার নেই। ओके, गुड इवनिंग मौसमी, এত লেট কেন তোর? ভুলে গেছিলি? ঘুমিয়ে পড়েছিল। খুব ভালো, কনগ্রাচুলেশন। ओके, डिस्काउंट्स विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली अंडर जीएसटी। ओके, डिस्काउंट इन द सेंस सर, अगर कोई प्रोडक्ट को बिल्ड करने के बाद अगर उसको किसी को दिया जाता है, तो कोई कई बार ऐसे होते हैं कि डिस्काउंट भी यूज किया जाता है ना सर? तो डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली अंडर जीएसटी। डिस्काउंट्स गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अलाउड एज डिडक्शंस फ्रॉम ट्रांजैक्शंस वैल्यू। डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई विल बी अलाउड ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। अगर डिस्काउंट्स अगर दिया जा रहा है सप्लाई के बाद, तो फिर इन दैट केस कुछ कंडीशंस देखना पड़ता है, ठीक है? उसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूंगा, डोंट वरी। अच्छा, और क्या मैं बोल रहा था इसमें कि ऑफ दिस वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज नॉट इन आईएनआर। अगर मानो कि इंडियन करेंसीज में बिजनेस नहीं बन रहा है, बिकॉज जैसे कि एक्सपोर्ट करने के टाइम पे ऐसे होता है ना सर, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तब फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होता है, लाइक डॉलर, ये सर नो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के टाइम पे डॉलर में या येन में या वन में, हाँ सर, डॉलर, येन, युआन, ये सब करेंसी पे एक्सचेंज हो सकता है। तो वो एक्सचेंज वैल्यू जो है सर, वो एक्सचेंज वैल्यू आरबीआई के एक्सचेंज रेट के हिसाब से होगा। एक्सचेंज रेट सर अवेलेबल इन आरबीआई वेबसाइट। आपको अगर हमेशा एक्सचेंज रेट का पता करना हो, वही मैं एक्चुअली तब बता रहा था, ठीक है? आप लोग सब मतलब आउट हो गए थे, ठीक है? तो मैं वही आप लोगों को दिखा रहा था कि एक्सचेंज रेट कैसे पता कर सकते हैं रिजर्व बैंक के साइट में। तो आप लोग अगर अपना फाइनेंशियल अपग्रेडेशन या बैंकिंग अपग्रेडेशन हमेशा चाहते हो, जरूरी है, तभी मैं बोल दे रहा हूँ, जस्ट विजिट आरबीआई। ओके, rbi.org, मैं फिर से दिखाता हूँ, rbi.org में विजिट करना, ठीक है? क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पर करेंट रेट्स का एक एरिया दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर करेंट रेट्स, पॉलिसी रेट्स दिख रहा है सर? हाँ सर, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। इसमें आप देख सकते हो रेपो रेट, मतलब जिस रेट में कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है, ये रिवर्स रेपो जिस रेट में आरबीआई को कमर्शियल बैंक से लेना पड़ता है, मार्जिनल स्टैंडिंग, बैंक रेट, ठीक है? फिर यहाँ पर अगर आप मैं आपको रिजर्व रेशियोज दिखाऊं, जिस रेट में कमर्शियल बैंक को अपना कुछ पैसा, ये दोनों एक्चुअली मतलब ऐसा मनी है सीआरआर और एसएलआर, जो एक मनी जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं ना सर, उसका कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास रखता है और कुछ परसेंटेज बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। जैसे सीआरआर आरबीआई के पास जमा करेगा, और ये स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो बैंक अपने पास ही जमा करेगा, खर्चा नहीं कर सकता। तो ये रेट है, बहुत वाइटल रेट है सर ये सब रेट।
CRR SLR, आई होप आप लोग ये सब बचपन में भी स्कूल लेवल में पढ़ते थे, या फिर भी अभी भी रेगुलर बेसिस में आप लोग को इसका खबर वगैरह जरूर मिलता होगा। क्या सर सुने थे कि नहीं सुने थे ये सब रेट के बारे में? है सर। फिर मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बता रहा था। ये देखो सर, ये देख रहे हो सर, ये एक्चुअली फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो आरबीआई के बिहाफ में रेट का डिटेल्स रखता है, ठीक है। आप अगर विजिट करोगे आपको रेगुलर इसका अपडेट मिलेगा, ठीक है। अच्छे अच्छे साइट विजिट करने का आदत डाल सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। जैसे कि 29 अप्रैल लास्ट था, ठीक है, 2021, मतलब जस्ट कुछ दिनों से पहले का रेट है यहाँ पर। 1:30 पर रात को, नहीं रात को नहीं, दोपहर को $1 जिसका रेट है 74, ठीक है। 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का 103.346 का एक्सचेंज रेट है, 1 यूरो का 89 है, जापान येन का 68.13 है, $1 28 अप्रैल का रेट है। इस तरह से अगर आप सामने पीछे कर सकते हो, ठीक है, सामने जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, ठीक है, ये पता चलेगा आपको। आप डेट के हिसाब से भी डेट चूज करके भी आगे जा सकते हो, तो आपको इजीली पता चल जाएगा सर कि आपने कितना वैल्यूएशन का प्रोडक्ट मार्केट में दिया और उसके बेसिस में आपको क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो रियल डेटा है उसका भी आपको पता लग सकता है, ठीक है। ये मैं आपको आरबीआई के साइट में जाके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप लेंडिंग रेट, डिपॉजिट रेट देखो, ठीक है, ये बैंक का लोन देने का रेट है या फिर डिपॉजिट का रेट जो चल रहा है। करेंटली एफडी का रेट चल रहा है बैंक का 4.9 से लेके 5.50 के अंदर, ठीक है, डिफरेंट बैंक को मिला जुला के। मार्केट ट्रेंड्स है, अगर आप यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट देख सकते हो, कैपिटल मार्केट, सेंसेक्स, बीएसई, निफ्टी 50, पूरा स्टॉक मार्केट। आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है मेरा? है दादा। है सर। ओके, कुछ देर तक मुझे देख नहीं पाओगे, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? ये सब लो। है दादा। हाँ सर। अच्छा, आप लोग आरबीआई का साइट समझ पाए सर? आरबीआई का साइट समझ पाए? इलेक्ट्रिसिटी कौन, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, बोलो समझ पाए कि नहीं पाए? आरबीआई का साइट देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? हाँ सर। ओके सर, ठीक है, वो बस नॉर्मल जानकारी के लिए था। ये बाकी आप लोग अपने हिसाब से जब मर्जी देखना। अच्छा, तो बेसिकली ये जो भी एक्सचेंज रेट है ये एज पर द टाइम है, तो टाइम ऑफ सप्लाई या गुड्स में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशंस भी किया था। तो ये था बेसिकली टाइम, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई का ओवरव्यू, ठीक है सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई का ओवरव्यू। लेकिन अगर थोड़ा सा वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिटेल्स में बात करें, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में और डिटेल्स में बात करेंगे सर आगे आगे। चलिए सर, कुछ बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, पहले ना थोड़ा फ्लोचार्ट देख लेते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का। क्या क्या फ्लोचार्ट में हो सकता है? सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन, सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन। बात समझ में आ रहा है सर? सर आवाज आ रहा है ना मेरा? क्या हाँ कट सर। कट आ रहा है? क्लियर है कि कट कट के आ रहा है? हेलो, सर केटे যাচ্ছে। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आवाज प्रॉपर आ रहा है कि कट के आ रहा है? प्रिया, रोशनी, मौसमी, आप लोग भी बताना सर थोड़ा, मेरा आवाज क्लियर कट है कि कट रहा है? এখন ক্লিয়ার। सर क्लियर। क्लियर। चौथा के क्लियर नहीं आ रहा है क्या चौथा? স্যার মাঝে মাঝে ক্লিয়ার আসছে, এমনি কেটে যাচ্ছে। अच्छा, फिर से थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट करूंगा,
थोड़ा सा फिर से डिसकंटिन्यू होगा, आप लोग घबराना मत। 2 मिनट, 1 मिनट लगेगा सर, रुको। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 2 मिनट बाद ही करते हैं। अच्छा चलो, स्क्रीन शेयर है। हाँ Yes, सर। sir. ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई को बेसिकली कुछ मतलब एरिया में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको पहले में मैं बताया था, सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर आप अनरिलेटेड पार्टी को, अनरिलेटेड पर्सन को सप्लाई करोगे, अपना कुछ भी बिजनेस है आपका, तो उसमें सोल कंसिडरेशन क्या है, सप्लाई वैल्यूएशन का, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। मतलब क्या वैल्यूएशंस मानोगे, उसमें प्राइस को मेन माना जाएगा सर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू ट्रांजैक्शंस वैल्यू। वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू व्हाट सर, इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो भी अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, अंडर सेक्शन 15 ऑफ जीएसटी एक्ट के हिसाब से, अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में बोला गया है सर ट्रांजैक्शन वैल्यू। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। बात समझ में आया सर? जब अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस होगा तो प्राइस सोल कंसिडरेशन होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? Sir. हेलो, हाँ सर। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। कब से, मतलब लास्ट क्या सुन पाए थे? सोल कंसिडरेशन थे ना। हाँ सर, हर एक बार बोलो। सोल कंसिडरेशन। सोल कंसिडरेशन, ओके ओके। आज थोड़ा सा सर नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी सब मुश्किल कर रहा है मेरे यहाँ पर। अच्छा, अभी ठीक है तथा? হ্যাঁ স্যার, এখন ক্লিয়ার আছে। मौसमी, रोशनी, प्रिया, प्रिया का आवाज नहीं आ रहा है। क्लियर है आप लोगों को? হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে। ओके Yes, sir. ठीक है सर। सर बार बार पूछूंगा थोड़ा, क्योंकि आज थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है, इसलिए बार बार मैं रिप्लाई मांगूंगा आप लोगों से। अच्छा, तो सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन, एक सेकेंड। ओके, तो सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन है जहां पर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। व्हाट इज द सोल कंसिडरेशन? प्राइस। अनरिलेटेड पर्सन के साथ बात बनेगा तो प्राइस सोल कंसिडरेशन होगा। और प्राइस का क्या हिसाब है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। प्राइस का हिसाब क्या है सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये कहां बोला गया है सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसके बारे में बोला गया है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 जीएसटी एक्ट में, ठीक है। लेकिन सर अगर सप्लाई मेड टू रिलेटेड पर्सन हुआ तो, या फिर सप्लाई वेयर प्राइस इज नॉट दी सोल कंसिडरेशन, जहां पर सप्लाई हुआ है बट प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, ऐसा बात है तो, या फिर सप्लाई इज ए नोटिफाइड सप्लाई अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 5। डिटेल्स में बाद में बात करेंगे, बट इतना समझ के चलो कि नोटिफाइड सप्लाई है, मतलब गवर्नमेंट स्पेसिफिकली नोटिफाई करके रखा है, ठीक है, नॉट दी नॉर्मल सप्लाई। तो अगर रिलेटेड पार्टी सप्लाई हो, या फिर जहां पर प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो, या फिर नोटिफाइड सप्लाई हो एज पर 15 सबसेक्शन 5, इन दैट केस वैल्यूएशन क्या होगा? वैल्यू टू बी डिटरमाइन अंडर चैप्टर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी रूल। आगे बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर रिलेटेड पार्टी है तो इसका हिसाब थोड़ा अलग होगा, और अगर अनरिलेटेड होगा, ये सबसे पॉपुलर तरीका है, दिस इज सबसे पॉपुलर तरीका। बट जब रिलेटेड पार्टी हो, या फिर जहां पर प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो, जहां पर नोटिफाइड सप्लाई हो, तब वैल्यू टू बी डिटरमाइन अंडर चैप्टर 4 डिटरमाइन अंडर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी रूल के हिसाब से होगा, ठीक है सर।
इतना समझ के चलो, बाद में मैं इसका डिटेल्स में एग्जांपल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, बताइएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई का अब थोड़ा और डेप्थ में जा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं ना? हाँ सर, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, बोलिए ना। हाँ सर। ओके, हाँ सर। ठीक है सर। इंक्लूजन इन वैल्यू एंड एक्सक्लूजन इन वैल्यू, थोड़ा रफ आइडिया रखिए, कुछ सम्स भी करेंगे अभी तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा। इंक्लूजन इन वैल्यू एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम वैल्यू, मतलब वैल्यू के अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए, जैसे कि टैक्सेस अदर देन जीएसटी। जीएसटी के अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है सर। वैल्यू के अंदर जीएसटी कभी इंक्लूड नहीं होगा, वैल्यू के ऊपर तो जीएसटी लगता है ना सर, तो जो वैल्यूएशन आएगा उसके ऊपर हम लोग जीएसटी चार्ज करते हैं। तो टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी छोड़ के अगर दूसरा कोई टैक्सेस है वो आ सकता है, बट अदर देन जीएसटी, टैक्स जीएसटी छोड़ के कोई भी अलग टैक्सेस हो तो वो यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है। थर्ड पार्टी पेमेंट्स मेड बाय रिसिपिएंट, ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट्स made by recipient in relation to supply which supplier was liable to pay were not included in the price. Okay, थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय द रिसिपिएंट, कौन करेगा सर? जो रिसीव कर रहा है, नॉट द सप्लायर बट द रिसिपिएंट इन रिलेशन टू सप्लाई which supplier was liable to pay, जो एक्चुअली सप्लायर को पे करना चाहिए था बट एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, प्राइस में इंक्लूड नहीं था, वो इंक्लूड हो जाना चाहिए। इन्सिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे कि इंक्लूडिंग एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई टिल डिलीवरी ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस इफ चार्ज टू रिसिपिएंट, मतलब गुड्स को डिलीवरी करते वक्त, सप्लाई सर्विस का सप्लाई करते वक्त अगर कुछ भी, जब तक डिलीवरी नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, अगर कुछ भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होता है जो वैल्यूएशंस में नहीं था और वो अगर रिसिपिएंट से चार्ज किया जा रहा है तो फिर वो भी वैल्यू में चार्ज होना चाहिए। अगर रिसिपिएंट देता है, मतलब जिसको हम प्रोडक्ट का सप्लाई दे रहा है, सपोज ये हुआ सप्लायर, ये हुआ सप्लायर, ठीक है सर, हंसना नहीं है, मेरा ड्राइंग वर्ल्ड क्लास है, आप लोग जानते हो, आई एम वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट। ओके सर, ऐसा ड्राइंग आपको दुनिया में ढूंढने में भी नहीं मिलेगा, इतना सुंदर मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। हाँ सर, ये कौन है सर? ये सप्लायर है और ये कौन है? ये रिसीवर है, ठीक है, ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है सर। ओके, ठीक है, तो बेसिकली incidental expense including anything done by the supplier in respect of the supply till delivery of goods, supply of service if charged to recipient, अगर recipient से चार्ज किया जा रहा है तो वो वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए। सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में बोला गया है जीएसटी एक्ट में। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस ऑफ सप्लाई अदर देन वन गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मैं आपको इसके बारे में पहले भी बोल के रखा था जब हम लोग ओवरव्यू ले रहे थे एकदम स्टार्टिंग में, वहां पर भी मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा, कि अगर स्टेट और सेंट्रल से कोई सब्सिडी लिया जा रहा है वो प्राइस के अंदर वो वाला नहीं रहेगा, बट इसके अलावा कोई दूसरा सब्सिडी मिल रहा है आपको किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी प्राइवेट पार्टी से, तो वो सब्सिडी आप लिंक कर सकते हो, बट अदर देन द वन गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इंक्लूड होना चाहिए, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इंक्लूड होना चाहिए। ओके सर, समझ में आया सर इंक्लूजन्स पे क्या क्या होना चाहिए वैल्यूएशंस करने के टाइम पे? सर थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा, बट फिलहाल बताइए ना, प्रोविजन समझ में आया इंक्लूजन वाला? यस सर। अगर मैं एक्सक्लूजन्स में देखो सर, क्या क्या एक्सक्लूड करना चाहिए? डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। ओके, डिस्काउंट ऑब्वियसली एक्सक्लूड हो जाएगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, अगर इनवॉइस में रिकॉर्डेड है तो फिर ऑब्वियसली आप उसको एक्सक्लूड करोगे। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, सप्लाई के बाद अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हो या इंसेंटिव दे रहे हो, इफ नोन इन एडवांस, अगर पहले से पता है, एंड लिंक्ड विद इनवॉइस, और इनवॉइस के साथ अगर लिंक्ड है, ठीक है, सप्लाई हो गया बट उसके बाद आप किसी को इनवॉइस दे रहे हो, एंड प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सर आईटीसी है, आप लोगों को मैं पहले भी बोला था आईटीसी क्या है सर, ये जीएसटी का सबसे हॉट एरिया है। व्हाट इज आईटीसी सर? हम लोग जो जीएसटी हमारा, क्या बताऊं सर आपको, मतलब आईटीसी के बारे में मैं आपको पहले वाला क्लास में भी बोला था, फिर से एक बार मैं आईटीसी बता देता हूँ सिंपल लेवल में, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, सिंपल लेवल में। ऐसे इसके बाद का जो चैप्टर होगा ना सर वो आईटीसी ही होगा, ठीक है, फिर भी एक बार आईटीसी का कॉन्सेप्ट एक बार आप लोगों में फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। इसके बाद हम लोग आईटीसी में ही डिटेल्स से मैं चर्चा करेंगे, जो
एक्चुअली जीएसटी का सबसे पॉपुलर एरिया माना जाता है। मतलब इसी को लेके ना आधा से ज्यादा, मतलब सभी बिजनेसमैन का सबसे बड़ा कंसर्न का एरिया है, और इसी के लिए जीएसटी कंसल्टेंट अकाउंटेंट के पास लोग भागा भागा पहुंचता है। ना आप लोगों के पास भी पहुंचेगा, आप लोग भी चालू कर दो अपना कंसल्टेंसी जॉब। अच्छा है सर, अच्छा है। पेंडेमिक थोड़ा सा धीरे धीरे मिट जाएगा, भगवान सब कुछ धीरे धीरे आई होप कि ठीक कर देगा सर। अब क्या करें सर, ऐसे सिचुएशंस पे मतलब ऊपर वाला या सुप्रीम पावर छोड़ के और किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और क्या कौन कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो बेसिकली मैं जो बोल रहा था कि व्हाट इज आईटीसी। आईटीसी का सिंपल कॉन्सेप्ट, सपोज मानो कि आप सप्लायर हो, ठीक है, आप सप्लायर हो, तो सिंपल समझते हैं सर। आपका आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, 18% का जीएसटी है। 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, 18% का जीएसटी है, कितना प्रोडक्ट का दाम मतलब हो जाएगा सर जीएसटी लगा के? 118, है ना? क्या सर सही वो लिखा ना सर? 100 का प्रोडक्ट है, 18% का जीएसटी है, तो 118 आपका टोटल वैल्यूएशन हुआ, मतलब जीएसटी इंक्लूड करके। अब क्या है ना सर, आप जब सप्लायर के हिसाब से, सपोज आप होलसेलर हो, आप कौन हो सर? होलसेलर। होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, तो सर 100 का प्रोडक्ट जब 18% में जा रहा है, तो एक्चुअली रिटेलर के लिए इसका दाम कितना पड़ रहा है? 118। ये जो 118 दाम दे रहा है, कौन किसको दे रहा है? सप्लायर रिटेलर को सेल कर रहा है, तो एक्चुअली रिटेलर सप्लायर को पेमेंट कर रहा है 118। सर ये 18 रुपीज़ जो है, ये जो 18 रुपीज़ है, ये 18 रुपीज़ का टैक्स, ये जीएसटी अमाउंट कौन किससे कलेक्ट करता है बोलो तो? इसका पेमेंट कौन करता है? ये 18 का, ये 18 का पेमेंट कौन करता है? सप्लायर करता है कि रिटेलर करता है? रिटेलर करता है थैंक यू सप्लायर सर। को। रिटेलर पेमेंट करेगा सप्लायर को, ठीक है, रिटेलर पेमेंट करेगा सप्लायर को, ये 18 का जो जीएसटी है। अब खेल क्या है कि सप्लायर क्या करेगा सर? सप्लायर ये 18 रुपया गवर्नमेंट को जमा करेगा। सिंपल है, सिंपल है। अब रिटेलर का क्या खेल है? रिटेलर का खेल क्या है? रिटेलर अब कंज्यूमर को बेचेगा। रिटेलर अब क्या करेगा? कंज्यूमर को बेचेगा। अब रिटेलर 100 का प्रोडक्ट था, 100 में अपना कुछ वैल्यू एडिशन किया, जीएसटी को छोड़ रहे थे ना, 100 में अपना कुछ वैल्यू एडिशन किया। से फॉर एग्जांपल 100 का प्रोडक्ट था, 20 रुपीज़ का वैल्यू, 150 का वैल्यू एडिशन किया, चलो 150 का वैल्यू एडिशन किया, 50 रुपया ज़्यादा लगाया, 50 रुपया ज़्यादा लगा के इसके ऊपर 18% लगा रहा है। जीएसटी तो वैल्यू के ऊपर लगेगा ना, सिंपल। तो 150 का 18% कितना हो जाएगा सर? 150 का 18%, एनीवन सर बोलो? 27 का जीएसटी है, ठीक है, 27। तो एक्चुअली हम लोग जो कंज्यूमर है, जो एक्चुअली इस केस में सबसे ज्यादा मतलब पेमेंट करते हैं, 150 और 27 कुल मिला के हम लोग 177 पे करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर कितना पे करेगा? 177 पे करेगा, सिंपल बात है। अब ये जो 27 रुपया है, ये 27 किसका, मतलब ये कौन दे रहा है? कंज्यूमर दे रहा है किसको? कंज्यूमर दे रहा है रिटेलर को। अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई दो 27 रुपये जल्दी दो हमें। तब रिटेलर बोल रहा है रुको रुको भाई, 18 रुपये पहले मैं सप्लायर के थ्रू से पहुंचाया था, तो ये 18 रुपये उसका क्या है बोलो तो? आईटीसी है। ये 18 रुपीज वो पहले पे करके रखा था गवर्नमेंट को, किसके थ्रू से? सप्लायर के थ्रू से। तो ये आईटीसी किसको मिलेगा? रिटेलर को मिलेगा। अगर वो रजिस्टर्ड है, ये सब डिटेल्स में आईटीसी चैप्टर में बताऊंगा आप लोगों को फिर से, ठीक है। जो लोग एकदम बेसिक में थे उनको तो पता है, और जो लोग बेसिक में नहीं थे डोंट वरी, फिर से बेसिक भी होगा एडवांस भी होगा, बट ये आईटीसी चैप्टर में फिर से बताऊंगा मैं, डोंट वरी। इसके बाद आईटीसी चैप्टर ही आएगा। तो गवर्नमेंट 27 आपसे मांग रहा है, जो आपका टैक्स हो रहा है। आप किससे लिए सर? कस्टमर से लिए। कस्टमर 27 आपको दिया, आप 27 गवर्नमेंट को दोगे। गवर्नमेंट आपसे मांग भी रहा है, लेकिन आप बोलो नहीं नहीं पूरा नहीं मिलेगा, 18 का आईटीसी है मेरे पास। तो अब आप गवर्नमेंट को कितना दोगे? गवर्नमेंट को कितना दोगे सर? 9 ओनली, ये अमाउंट आप एक्चुअली सरकार को पे करोगे, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पर आईटीसी में लेके नहीं जाना चाहता। आपको आईटीसी रिलेटेड बहुत डिटेल्स बात हो सकता है, मैं बस आपको एक आइडिया दिया कि ये आईटीसी कहाँ से मिलता है। इसका फुल फॉर्म है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेल करने के टाइम पे जो टैक्स हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, सॉरी बाई करने के टाइम पे जो टैक्स हम पेमेंट करते हैं, सेल करने के टाइम पे उसका एडजस्टमेंट होता है। इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट मतलब एक्चुअली क्या है? इनपुट टैक्स मतलब एक्चुअली
परचेस टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब जब आप लोग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग वगैरह का काम सीखोगे ना, जैसे अलग अलग सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है सर। इनपुट टैक्स में इसका मतलब है सर परचेस टैक्स। परचेस के टाइम पे टैक्स पे करो, और आउटपुट टैक्स क्या है, सेल के टाइम पे टैक्स कलेक्ट करो। अब ये सेल टैक्स के साथ जो कलेक्शन चल रहा है, कलेक्शन के साथ प्रीवियस पेमेंट का एडजस्टमेंट, उसी को बोलते हैं सर आईटीसी। ठीक है, अब जिसके पास जितना आईटीसी अवेलेबल रहेगा वो उतना ज़्यादा एंजॉय करता है सर। ठीक है, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट करता है कि हाँ मेरे पास आईटीसी है, तो लाइबिलिटी करेंट टाइम में कम हो जाते हैं। आगे बात करेंगे कभी आईटीसी से, बिकॉज इसके बाद तो वही बड़ा चैप्टर आएगा एक, बट करेंटली थोड़ा सा स्किप। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इंसेंटिव इफ नोन इन एडवांस and linked with invoice and proportionate input tax credit reversed by the recipient। अगर ऐसा कुछ अमाउंट है तो वो अमाउंट भी वैल्यूएशन से एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये है वैल्यूएशन जो जीएसटी के साथ इंक्लूड होगा और जो जीएसटी के साथ एक्सक्लूड होगा। ठीक है सर, अभी बहुत कुछ है सर, इसके अंदर और भी कुछ बातें होंगे, बट ज़्यादा डिटेल्स में जाने से पहले थोड़ा सा ना आप लोगों का मतलब थोड़ा सा क्वेश्चंस जिज्ञासा मन में जरूर चल रहा हो, तो उस जिज्ञासा को थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझने का। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू से समझने का। ओके सर, आप इतना बोल रहे हो तो चलो सर करते हैं। सर मेरा बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? साउंड है क्लियर? ओ सर बोलो ना, सुन पा रहे कि नहीं? ओके सर। सर क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आप लोगों को बाद में शेयर कर दूंगा, लेकिन क्या आप लोगों को अभी दिख रहा है? ओके सर, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड तथा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रे? है सर। ओके सर, तो ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड has provided the following particulars relating to goods sold by it to colorful private limited। आहा, ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल को कुछ सेल कर रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट के पास क्या है सर जो कलरफुल को सेल कर रहा है? कलरफुल को सेल कर रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स। मतलब इसके अंदर टैक्स और डिस्काउंट नहीं है। कितने का वैल्यूएशन? 50,000 का। गुड्स का लिस्ट प्राइस है 50,000, मतलब जो लिस्टेड प्राइस है, दाम लिखा हुआ है उसके अंदर। और क्या है सर? टैक्स लिवाइड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स, मतलब म्यूनिसिपल टैक्स लगा रहा है उस गुड्स के अंदर। ये लगा सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग एरिया में क्या है। 5,000 का है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस में। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव, ये प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं है सर। 1000 का है, 1000 रुपीज का। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 2000 एज ए सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ। सर सरकार नहीं है सर, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2000 का सब्सिडी दिया है उसको ऑफ सच गुड्स। ठीक है, जैसे कि रिलायंस फाउंडेशन हो सकता है, अजीम प्रेम जी को विप्रो फाउंडेशन हो सकता है। जानते हो सर, ये सब फाउंडेशन अलग अलग बिजनेस को प्रोमोट करता है, बिजनेस करने के लिए लोगों को फंड देते हैं। अजीम प्रेम जी विप्रो, ठीक है, आईटीसी का भी है, इन्फोसिस का भी है सर, सुधा मूर्ति का रिलायंस फाउंडेशन देखते हैं। सुधा मूर्ति, रोशनी बहुत बड़ा फैन है सुधा मूर्ति मैम का। हाँ रोशनी, सही तो रे? रोशनीर आवाज पाচ্ছি না তো। रोशनी কোথায় चले गेली? ओके ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 2000 एज ए सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। द प्राइस ऑफ ₹50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर considering such subsidy. Black and White Limited offers 2% discount on the list price of the goods which is recorded in the invoice for the goods. Determine the value of taxable supply made by Black and White Private Limited. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सर? हाँ, क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? सर। ओके चलो सर सॉल्व करते हैं तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो था प्रिया, प्रियतमा समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। आपको वैल्यू ढूंढना है, आपको वैल्यू ढूंढना है। चलो वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढते हैं। तो लीस्ट प्राइस कितना था सर इसका? इजी है सर, इजी है। इलस्ट्रेशन 1,
वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ठीक है। ओके, चलते हैं सर, क्या करें, एक काम करते हैं 200% कर लेते हैं, तो एक ही जगह में आ जाएगा। सर लीस्ट प्राइस कितना था बोलोगे? लीस्ट प्राइस क्या दाम में इसका लिस्टेड हुआ था? 50,000 ना, टैक्स एंड डिस्काउंट 50,000 छोड़ के 50,000, टैक्स एंड डिस्काउंट छोड़ के 50,000, तो लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। अच्छा एक पट दो, बस क्या करना है सर, इस तरह का क्वेश्चन जब भी करोगे नॉर्मली ज़्यादा ऐसे देखो, कोई फॉर्मेट का कोई सिस्टम नॉर्मली टैक्स में नहीं होता है, फिर भी ऐसा फॉर्मेट बनाओ ताकि अगला को समझ में आए। प्रेजेंटेशन ऐसा ज़रूरी है जो समझ में आए लोगों को, ठीक है, एग्जामिनर को समझ में आए। पर्टिकुलर अमाउंट, जिनका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट जब आपको सब्जेक्टिवली करना पड़ सकता है तब के केस में। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, ब्रैकेट में ये भी लिख दीजिएगा सर, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। कितना अमाउंट होगा? 50,000 ना, 50,000, चलो बढ़िया है। अच्छा सर मुझे बताइएगा, ये म्यूनिसिपल वाले कुछ टैक्स मांग रहा था ना, टैक्स लिवाइड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स 5,000, क्या ये गुड्स के दाम के अंदर इंक्लूड होना चाहिए? हाँ सर। है सर। टैक्स लिवाइड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स 5,000 ऑब्वियसली इंक्लूड होना चाहिए सर, ठीक है। तो चलो जो टैक्स लगा रहे हैं म्यूनिसिपल वाले, टैक्स लिवाइड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, ब्रैकेट में लिख देना सर, इंक्लूडेबल, क्या लिखना है सर? इंक्लूडेबल, इंक्लूड होना चाहिए इन द वैल्यू एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, ठीक है, थोड़ा डिटेल सेक्शंस लिख लेना, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, थोड़ा याद रख लीजिएगा। अच्छा कितना अमाउंट है सर? 5,000। ओके सर, उसके बाद सर पैकिंग सर ये चार्जेस। जो सर आप बोलो, बोलो सर। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस रेड लाइन में लिखा है ना। हाँ हाँ, एंड डिस्काउंट, ये शॉर्ट में लिखा मैंने। ओहो, मैं शॉर्ट में लिखा तो आपको समझ में नहीं आया सर? क्यों लिखोगे शॉर्ट में? अच्छा ठीक है, इसलिए मेरे यहाँ पर जगह खत्म हो गया था, मैं सोचा आप लोग समझ जाओगे। डिस्काउंट है, ओके। अच्छा सर ये पैकिंग के लिए कुछ लग रहा था, क्या करें इसको? पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव, इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा? इंक्लूड होगा सर। इंक्लूड होगा। इंक्लूड है वैसे। थैंक यू सर। चलो तो पैकिंग चार्जेस includable in the value as per section 15 subsection 2 clause C, ठीक है। 15 सबसेक्शन 2 में सभी इंक्लूड के बारे में बोला गया है, बस मैं थोड़ा सबसेक्शन क्लॉज के हिसाब से भी आपको यहाँ पर बताया, बाकी मैं डिटेल्स में बाद में आप लोगों को लिस्ट दे दूंगा। अच्छा तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 1,000, बस, और क्या है? और कुछ आएगा सर इंक्लूड में? इंक्लूड में और कुछ आएगा?
Black and White Private Limited received 2000 as a subsidy from NGO on sale of such goods. आएगा सर? NGO से जो 2000 हाँ मिला सर। आएगा? हाँ सर, एकदम आएगा। आप लोग अगर यहाँ पर देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये इंक्लूजन्स पे, ये जो सब्सिडी directly linked to price of supply other than the ones given by central and state government, obviously आना चाहिए सर, एकदम वेरी गुड सर। बस यही सब पहचानना है। जीएसटी, इनकम टैक्स का एक चीज देख रहे हो सर, काफी कनेक्शन है इन लोगों का, कि जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए आपको नॉलेज को एनहांस करना है, ज़्यादा थोड़ा प्रोविजंस के साथ अपने आप को बिल्ड करना है, एक कंसल्टेंट की तरह अपने आप को बिल्ड करो। बस नॉलेज का इवैल्यूएशन है और कुछ नहीं। सब्सिडी रिसीव्ड from a non-government body, since subsidy is received from a NGO, the same is includable, includable in the value as per, इसका भी सेक्शन है, as per section 15 subsection 2 clause E में बोला है सर, ठीक है, क्लॉज E में बोला है। कितने का है सर अमाउंट? 2000 ना, 2000 और कुछ आएगा इंक्लूड में सर? और तो कुछ मुझे नहीं दिखता है, कुछ एक्सक्लूड होगा क्या? इंक्लूड में मुझे और कुछ नहीं लिखता था। प्राइस ऑफ ₹50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। क्या लगता है सर, ये डिस्काउंट को क्या करना चाहिए, इंक्लूड कर देंगे या एक्सक्लूड कर देंगे? डिस्काउंट क्या होना चाहिए सर? कॉमन सेंस क्या बताते हैं आपका? हाँ सर, आप लोगों का कॉमन सेंस कहाँ तक जा रहा है सर? डिस्काउंट को क्या करेंगे? हेलो सर, प्रोविजंस पे भी चलते हैं, कॉमन सेंस छोड़ते हैं। डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, क्या कर देंगे सर? डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस क्या करते हैं? एक्सक्लूड। तो फिर एक्सक्लूड करना चाहिए ना। अच्छा, इसका टोटल 58,000 हो रहा है ना? हाँ सर। ओके, अब डिस्काउंट का भी कुछ कर दो, लेस कर दो। डिस्काउंट at the rate 2% on ₹50,000, ब्रैकेट में लिख दो, since discount is known at the time of supply and recorded in invoice, इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं होगा ना तो डिस्काउंट मिलना मुश्किल है सर। इट इज डिडक्टेबल, फ्रॉम द वैल्यू। सर सेक्शन क्या है? एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज E, 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज E में इसके बारे में डिटेल्स में बोला गया है सर। तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 50,000 का 2% कितना है? 1000।
1000, बस काम खत्म। तो फिर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना हो गया? 57,000। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। बोलो सर, समझ में आया? समझ आया? हाँ, किस तरह से वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट करोगे? इट्स ऑल अबाउट प्रोविजंस। मैंने मेन एरिया कवर किया था, बस हाँ थोड़ा डिटेल सेक्शंस को मैंने ज़्यादा बोला नहीं आप लोगों को। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराया, फिर इसके ऊपर और भी केस स्टडीज क्वेश्चंस और करेंगे सर, ठीक है? तो आप लोगों को और अच्छे से वैल्यू ऑफ सप्लाई का आइडिया और क्लैरिटी आ जाएगा। और एक क्वेश्चन है, देखते हैं सर, ये घर में भी ट्राई कर सकते हो। एक मिनट रुको, घर में और भी मैं करने के लिए आप लोगों को होमवर्क दूंगा। ये वाला ट्राई करोगे क्या? समृद्धि advertisers conceptualized and designed the advertising campaign. Okay, conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by New Moon Private Limited. Okay, for a consideration of 5 लाख। तो एडवर्टाइजमेंट को कॉन्सेप्ट किया, अब एवरीथिंग मार्केट में लॉन्च किया 5 लाख का। समृद्धि एडवर्टाइजर्स owed 20,000 to one of its vendors in relation to the advertising service provided by it to the New Moon Private Limited. एडवर्टाइजर्स ओड ₹20,000, मतलब बेसिकली समृद्धि एडवर्टाइजर्स 20,000 का किसी से लेके रखा है, मतलब दे के रखा है टू वन ऑफ इट्स वेंडर्स in relation to the advertising service provided by it to New Moon Private Limited. Such liability of समृद्धि advertisers, ये जो उनको देना पड़ेगा, लेके रखा है तो देना पड़ेगा, was discharged by New Moon Private Limited। मतलब एक्चुअली क्या है, समृद्धि एडवर्टाइजर का 20,000 का कुछ उधार है मार्केट में, जो कौन रिपे करेगा सर? यहाँ पर न्यू मून कर रहा है, was discharged by न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड। मतलब इसका 20,000 का पेमेंट कर रहा है न्यू मून। New Moon Private Limited delayed the payment. New Moon Private Limited delayed the payment of consideration and thus paid 15,000 as interest. Assume the rate of GST to be 18% and determine the value of taxable supply by Samriddhi advertisers. क्वेश्चन समझ में आया सर? क्वेश्चन समझ में आया? 5 लाख का एडवर्टाइजमेंट का काम था। समृद्धि एडवर्टाइजर का खुद का मार्केट में कुछ 20,000 का उधार था, मतलब बेसिकली लोन था, ठीक है? किसी से लेके रखा था, किसी वेंडर से। न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड बोला कि ठीक है वो डिस्चार्ज मैं कर दूंगा, ठीक है? तो वो 20,000 का पेमेंट समृद्धि के बिहाफ में न्यू मून कर देगा। न्यू मून को पेमेंट करने में डिले हो गया और साथ में 15,000 का क्या कर दिया सर? कुल मिला के इंटरेस्ट लग गया डिले होने के कारण। रेट ऑफ जीएसटी रेट है 18%। आपको बोल रहे कि आप टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फाइंड आउट करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आया ना? ओ सर, चलो सर, थोड़ा सा लेवल अप है बट मुश्किल भी नहीं है सर। चलो, थोड़ा लेवल अप है बट इतना मुश्किल भी नहीं है। इलस्ट्रेशन 2 अगेन सर, पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कलम बना लो, ठीक है? अच्छा, सर्विस चार्जेस, ये सर्विस है या गुड्स है? ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है सर? सर्विस देता है कि गुड्स देता है? सर्विस देता है। सर्विस देगा ना? हाँ सर, सर्विसेज चार्जेस, सर्विस चार्जेस, सर्विसेज नहीं, सर्विस चार्जेस कितने का है सर? 5 लाख। सर्विस चार्ज 5 लाख का है ना? अच्छा, पेमेंट मेड बाय, ये फर्स्ट बुलेट में दे दो, ये सेकेंड बुलेट में दे दो। पेमेंट मेड बाय न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड टू वेंडर ऑफ, किसका वेंडर है? समृद्धि एडवर्टाइजर।
कितना पे क्या कमेंट, लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर being discharged by the recipient by the, सर यहाँ पर सप्लायर कौन है, रेसिपेंट कौन है बोलो तो? हाँ सर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रेसिपिएंट? हाँ सर, सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है इस क्वेश्चन में? समृद्धि एडवर्टाइजर कौन है सर? समृद्धि कौन है, सप्लायर ना? और ये न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड कौन है? रेसिपिएंट। बस यही आप लोगों को बस आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, तो लायबिलिटी, तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या हुआ सर, लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर बीइंग डिस्चार्ज्ड बाय द रिसिपिएंट इज बाय द रिसिपिएंट, ये इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ, इंक्लूडेबल इन द वैल्यू, सेक्शन क्या है? in terms of section 15 subsection 2 clause B, ठीक है, क्लॉज बी में बोला गया है। कितना वैल्यूएशन है सर, कितना मार्केट में उधारी था जो न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है? 20,000 सर, बस 20,000 का था, 20,000 देगा तो ये भी इंक्लूड हो जाना चाहिए। अच्छा, और कुछ सर, इंटरेस्ट को क्या करे, इंटरेस्ट था ना इसका, लेट पेमेंट किया, इंटरेस्ट का क्या बता रहा है? इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इंक्लूजन इन वैल्यू 15 सबसेक्शन 2 के हिसाब से बोल रहा है ना सर? हाँ सर, तो आ जाएगा ना इंटरेस्ट? क्या रे, नहीं आएगा क्या? आ जाएगा सर। इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन includable in the value as per section 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी में बोला है सर, ठीक है। कितने का है सर? सर यही आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसके लिए आपको मैं एक नोट लिखाता हूँ सर, आप पहले नोट लिख लो, फिर आप उस पर कैलकुलेशन कर लो। लिखना, द इंटरेस्ट, दादा बोल, একটু আগের পেজটা দেখাও। एक सेकेंड, ঠিক আছে। হয়েছে? হ্যাঁ। The interest for delay in payment of consideration will be includable in the value of supply, but the time of supply of such interest will be the
date will be the date when such interest is received. When such interest is received in terms of section 13 सबसेक्शन 6, ये टाइम ऑफ पेमेंट में बोला गया है. Such interest has been assumed, such interest has been assumed, such interest has been assumed to be inclusive of GST, and thus the value has been computed by making back calculation. इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, आपको ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है. इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू रेट ऑफ टैक्स इंटू रेट ऑफ टैक्स, मतलब देखो जीएसटी रेट जो रहेगा वो इंटू 100. तो हम लोगों को पता है सर कि इंटरेस्ट कितना है, बोलो तो इंटरेस्ट कितना दिया था लेट पेमेंट करने के कारण? 15,000 ना. कितना इंटरेस्ट भरा था सर? 15,000 ना, बोलो. है दादा. रेट ऑफ टैक्स कितना था? 18. तो 100 इंटू 18% इंटू 100 करके देखो तो कितना अमाउंट आ रहा है? कितना आ रहा है वैल्यू? हाँ सर, नहीं कर पाएंगे 3,333. और तो 15,000 डिवाइडेड बाई 118 ইন্টু 100. ওটা প্লাস আছে নাকি? প্লাস কেন হবে? ইন্টু তো মানে সরি মানে 180% তো 18 হবে তো. ना सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी. 100 प्लस 18%, हाँ प्लस ही होगा सर. 118, मैं गलत था, तू सही है. 100 प्लस 18 होगा, मेरे से गलती हो गया सर. मतलब 118% होगा ना, मतलब 100 बाई 118 करने से आपको एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा. ठीक है, तो ये रूल यूज किया जाता है कि इंटरेस्ट का जो वैल्यूएशन है उसको 100 बाई 118 करने से आपको वैल्यू पता चलेगा. करके देख, कुछ 12,000 समथिंग कुछ आएगा. হ্যাঁ দাদা. 1271186. हाँ मतलब 12712 अप्रोक्स 12,712 ये इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज होता है एक्चुअली. ठीक है, बिकॉज उसमें हम लोगों ने ये माना ना कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए जीएसटी को हटा दिया वहां से. ठीक है, दैट्स वाई इंटरेस्ट का अमाउंट डीए चार्ज किया गया. ठीक है, इसका एक दूसरा मेथड भी है इसको कैलकुलेट करने का, नोट में लिख के रख सकते हो, जरूरत नहीं है अभी, बस इतना लिख के रखो ऐसे करके. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एज्यूम, इसके अंदर ही लिखो, इट इज ऑल्सो possible to assume, it is also possible to assume the interest to be exclusive. मतलब हम लोग यहाँ पर इंक्लूसिव माने थे, तो एक्सक्लूसिव भी assume हो सकता है, exclusive of GST
in that case the value of supply will work out 5,35,000। 5,35,000 मतलब क्वेश्चन में देखोगे तो समझ में आ जाएगा 5,20,000 15,000, ठीक है, तब जाके ये 5,35,000 हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा अलग जरूरी नहीं है अभी, ठीक है। बेसिकली इस तरह से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा 12,200 सॉरी 12,712। तो आप टोटल कर दो इसको, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो रहा है सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई 5,32,712। बस इतना सा ही काम था, इतनी सी बात है सर। तो इस तरह का कुछ और भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए घर में होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। आप लोग घर में ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में वैल्यू ऑफ सप्लाई रिलेटेड और कुछ बातें हैं उसको करके फिर आईटीसी में जाएंगे। बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता चल गया है सर। इतने से जितना कॉन्सेप्ट है इसमें आप इतना ज़रूर पता कर सकते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। इस रिगार्डिंग कुछ भी कॉन्सेप्ट हो मैं आप लोगों को कुछ MCQ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, आप लोग उसको भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर छोटा मोटा क्वेश्चंस भी आ जाए अब हाँ বল। বলছি স্যার পার্সেন্টেজ নিচে যদি থাকে তাহলে তো এই অ্যামাউন্টটা আসছে না, কিন্তু পার্সেন্টেজটা না থাকলে শুধু 118 হলে তবে তো এই অ্যামাউন্টটা আসছে। হ্যাঁ 118 করব, পার্সেন্টেজ করব না তো, নিচে পার্সেন্টেজ দেব না, জাস্ট 118 করব। 100 ইন্টু ট্যাক্স রেট 18% দেব না, ইন্টারেস্ট বাই 118 ইন্টু 100, বুঝতে পারলি? না 100 প্লাস ট্যাক্স রেট। हाँ 100 प्लस टैक्स रेट इंटू ना, আমি ওটা ভুল ভুল লিখে দিয়েছিলাম। ओके समझ में आया प्रिया मौसमी? बोलो। अब इस तरह का और भी कुछ क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्लास में कुछ केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई का और थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। प्रिया का मोस्ट प्रोबेबली क्लास है प्रिया इसके बाद मैम के पास, ठीक है। प्रिया को बोल रहा हूँ, प्रिया का क्लास है, मैम बोल रहा था। ओके ठीक है, बाकी सबको सबको टाटा सर। ओके सर, ओके सर टाटा, टाटा बाय सर। बाय, बाय सर। ओके टाटा।